फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं और आज की इस वीडियो में हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लास्ट पार्ट देखेंगे। यानी कि हमने एसिड बेस और सॉल्ट के कई पार्ट्स देखे हैं और हर पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। अब ये वाली जो वीडियो होगी, इस वीडियो में हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, हमने एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, सॉल्ट के बारे में, इन सब के बारे में पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, और कैसे सॉल्ट होते हैं, कॉमन सॉल्ट के बारे में भी पढ़ा है। कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो कुछ केमिकल्स के बारे में पढ़ लिया है। नंबर 3 पे आता है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ना है। तो बेकिंग सोडा के बारे में अब हम पढ़ेंगे आगे। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक है, अब देखिए बेकिंग सोडा का प्रोडक्शन कैसे होता है, बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। यहाँ लिखा है प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल बाय रिएक्टिंग कोल्ड ब्राइन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसका प्रोडक्शन होता है जो कोल्ड ब्राइन है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, बेकिंग सोडा का। ठीक है, इस तरीके से होता है। कैसे, देखिए जो कोल्ड ब्राइन होता है, ब्राइन किसे कहते हैं हम, जो हमारा NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट को जब हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं, फिर हम उसे ब्राइन कहते हैं। ठीक है, तो वो हो गया ब्राइन यानी कि NaCl + H2O, यही तो ब्राइन होता है, NaCl + H2O, ये दोनों हो गए ब्राइन। फिर उसके साथ क्या रिएक्ट करता है, अमोनिया। ठीक है, NH3 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीज़ें जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए बेकिंग सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। बेकिंग सोडा की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये इसमें छोटे छोटे वाइट क्रिस्टल्स रहते हैं। ये जो बेकिंग सोडा होता है छोटे छोटे वाइट क्रिस्टल्स रहते हैं और ये वाटर में सॉल्युबल होता है, हल्का फुल्का। ठीक है, और बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है, एक मिल्ड बेसिक सॉल्ट होता है, मिल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक होता है क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है ये एक सॉल्ट है बेकिंग सोडा, लेकिन नेचर में हल्का सा बेसिक होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये जो प्रोडक्शन है ये आपको समझ में आ गया। अब ये प्रॉपर्टीज़ हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है एक्शन ऑफ हीट, यानी कि जब बेकिंग सोडा पे जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और वाटर बनता है। ठीक है, ये चीज़ें बनती हैं। क्या क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होता है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो हमारा जो हम खाने में, आपको पता होगा केक बनाने में या फिर ब्रेड बनाने में या बेकिंग करने में हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, अब जैसे केक में ही आपने देखा होगा कि जब केक बनाया जाता है तो उसमें बेकिंग सोडा क्यों डाला जाता है, बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो बेकिंग सोडा का, मैंने आपको बताया किस किस में डिकम्पोज हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में।
तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, इसे डिकम्पोज होने पे इसकी रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो हमारा इंग्रेडिएंट होता है उसको सॉफ्ट स्पॉन्जी बनाती है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाती है। ठीक है, इसी की वजह से जो हमारा केक चाहे कुछ भी सब्सटेंस होता है जो हम बनाते हैं वो कैसा बनता है, स्पॉन्जी बनता है। ओके, अब देखिए यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा हैं। बेकिंग सोडा के यूजेस क्या क्या हैं। अब बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। कैसे, देखिए बेकिंग सोडा को आप किसी भी वीक एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड हो गया, ठीक है, कोई भी वीक एसिड के साथ जब आप इसे रिएक्ट करा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, तो आप बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो मैंने पहले भी बताया था कैसा होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। तो देखिए अब वो बेसिक सॉल्ट होता है तो वो एंट एसिड की तरह भी क्या करता है, एक तरह से काम करता है। कैसे, एंट एसिड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एंट एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे हमारे पेट में भी एसिडिटी होती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं जो कि एक एंट एसिड होता है ना। उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंट एसिड होता है। ठीक है, ये नेचर में बेसिक होता है, तो जब भी एसिडिटी होती है तो आप इसे एक एंट एसिड की तरह ले सकते हैं। ये अल्कलाइन होता है तो इसीलिए ये स्टमक में जो एसिड का एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें फिर रिलीफ मिलता है। तो इसीलिए जैसे हम पकौड़ा ये सब भी बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा हल्का सा डाल देते हैं क्योंकि उससे फिर पेट हमारा सही रहता है। अगर पेट में ज़्यादा एक्सेस ऑफ एसिड हो जाए तो बेकिंग सोडा उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अब बेकिंग सोडा का यूज़ हम करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाने में। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा, आग बुझाने में जो काम आता है उसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। एक सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है, यानी कि सोडा यानी कि बेकिंग सोडा और किसी एसिड को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर के लास्ट में ये एक्टिविटी दी है कि कैसे आप सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बना सकते हैं। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा का था, ये बेकिंग सोडा के बारे में था। आगे है किसके बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में। ठीक है, वॉशिंग सोडा का देखिए केमिकल नेम क्या है, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Na2CO3 और .10H2O। ठीक है, अब ये .10H2O का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, .10H2O का मतलब यही है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 10 वाटर मॉलिक्यूल। जब हम सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो वॉशिंग सोडा बन जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये होता है कि सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जब ऐड हो जाते हैं तो वो बन जाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। ठीक है, वॉशिंग सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी क्रिस्टल की तरह होता है। सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है। बेसिक इन नेचर, ये भी नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, यूज़ एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। अब देखिए वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का यूज़ आपको पता है डिटर्जेंट बनाने में, वॉशिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, और वॉशिंग सोडा का यूज़ हम एक क्लीनिंग एजेंट की तरह भी करते हैं, मतलब जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, ठीक है, वाटर की हार्डनेस हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा का यूज़ ग्लास, सोप और पेपर में भी किया जाता है, इनके मैन्युफैक्चर में।
ठीक है। वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है कुछ सोडियम कंपाउंड्स बनाने के लिए, जैसे कि बोराक्स हो गया, ठीक है। कुछ सोडियम कंपाउंड्स बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। अगर हम वॉशिंग सोडा के मेन यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ लॉन्ड्रीज़ में किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, सोप्स बनाने में किया जाता है ना, क्लीनिंग एजेंट के लिए किया जाता है, ओके। और वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ इसके मेन यूजेस है। अब बात करते हैं कि जैसे कि अभी था ऊपर कि Na2CO3 डॉट 10H2, इसका मतलब क्या था? 10H2O का मतलब क्या था कि Na2CO3 के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब कि मन में ये आएगा कि इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, तो वो फिर सॉल्ट तो क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। जब उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो वो गीला हो जाएगा। तो देखिए यही बात यहाँ पे बताई गई है। आर द क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स रियली ड्राई? क्या ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स जो होते हैं सच में ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, या वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने की वजह से, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होने की वजह से ये वेट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दो तरह के सॉल्ट होते हैं, एक होता है एनहाइड्रस सॉल्ट और एक होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि जैसे कि अभी मैंने वही बताया था आपको Na2CO3 डॉट 10H2O, तो यहाँ पे ये जो 10H2O है हम इसे क्या कहेंगे? 10H2O को हम क्या कहेंगे? हम इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब भी देखिए किसी भी सॉल्ट के साथ वाटर इस तरीके से ऐड रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हम उन वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट के वन फार्मूला यूनिट में कितने नंबर ऑफ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स रहते हैं उनके साथ, उन्हें ही हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे दस अ नंबर ऑफ सॉल्ट्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। तो अगर इसी के बेसिस पे हम देखें तो जो सॉल्ट होते हैं वो दो तरीके से पाए जाएंगे। एक आपको किस तरीके के सॉल्ट मिलेंगे? एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट उन्हें कहते हैं जिनमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, जैसे CuSO4, NaCl, ठीक है। NaCl ये भी तो सॉल्ट है, लेकिन इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, कोई वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ प्रेजेंट नहीं है। अब दूसरे तरह के होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट में एक फिक्स नंबर वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होते हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको प्रेजेंट मिलेंगे एक फिक्स नंबर की। जैसे एग्जांपल में दिख रहा है आपको CuSO4 डॉट 5H2O, ये भी एक सॉल्ट होता है, तो कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ये ब्लू कलर का होता है, तो इसमें भी क्या होता है? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है। उसी तरीके से Na2CO3 डॉट 10H2O सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जो हमने भी देखा, इसमें भी 10 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? अटैच हैं पहले से ही। तो ये कैसे सॉल्ट थे? ये हाइड्रेटेड सॉल्ट थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किसके बारे में अब हमें पढ़ना है। अब हम आगे देखेंगे किसके बारे में? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला? CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी कि अब देखिए ये भी कैसा सॉल्ट है? ये भी एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है एक तरीके का। क्यों है? क्योंकि देखिए इसका CaSO4 कैल्शियम सल्फेट होता है और उसके साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्या है? अटैच है ना।
ठीक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका केमिकल फार्मूला यही है CaSO4.12H2O। अब ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है? ये प्रिपेयर किया जाता है बाय हीटिंग जिप्सम। ठीक है, जिप्सम देखिए, जिप्सम एक कंपाउंड होता है जिसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, यानी कि CaSO4.2H2O। ये होता है जिप्सम। क्या फ़र्क है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में? बस हल्का सा फ़र्क है कि देखिए जो आपका जिप्सम है उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं, लेकिन जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें सिर्फ आधा वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। तो देखिए कैसे बनता है। जो जिप्सम होता है ना, CaSO4.2H2O, जिप्सम जो होता है, जब आप इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप इसे हीट करते हैं तब ये ब्रेक डाउन होता है किस में? CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O, ठीक है, प्लस 1/2H2O। बात समझ में आई? यानी कि CaSO4 के साथ आधा वाटर का मॉलिक्यूल हो जाता है और 1/2 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। तो यही जो CaSO4.12H2O होता है, इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और एक बात आप और समझिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा एक टाइट कंटेनर में बंद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बन जाएगा? वापस से जिप्सम बन जाएगा। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो मॉइस्चर या वाटर के साथ कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, अब देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट कलर का पाउडर होता है और अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम वापस पानी के साथ मिक्स करें तो ये जिप्सम बन जाता है। फिर जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है। और एक बात और है कि जिप्सम को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे ना तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं कन्वर्ट होगा, बल्कि हम उसे फिर क्या कहेंगे? डेड ब्रंट पेपर, वो जल जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर आपको जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ही उसको हीट किया जाता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपने देखा भी होगा, जब बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं तो क्या किया जाता है? बोन को सेट करने के लिए, उसकी पोजीशन को ठीक करने के लिए प्लास्टर हो जाता है। ठीक है, तो वो यही होता है। ओके, और हॉस्पिटल्स में इसलिए यूज़ किया जाता है, चोट लग जाती है तो प्लास्टर करने के लिए। टॉयज़ बनाने में, स्टैचू बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फायर प्रूविंग मटेरियल्स बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जैसे एयर गैप्स को क्या करने के लिए? सील करने के लिए। जैसे कहीं से छोटी छोटी जगहों से हवा आती है तो उसको सील करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जैसे दीवारों की सरफेसेस होती हैं, पेंट करने से पहले उन्हें स्मूथ बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का कभी कभी यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपने अपने सराउंडिंग में देखा ही होगा बहुत बार। ठीक है, तो आई होप आपको ये बस यहीं तक था। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका लास्ट पॉइंट था, लास्ट टॉपिक था। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। जहाँ पे कुछ समझ में ना आया हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।